तो भाई देखो, इस सीरीज के अंदर कुल 10 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 50 मिनट से ज्यादा की है। इन एपिसोड्स के नाम है द फाइनल चैप्टर, द टू डायनास, द विकेड हार्ट, गिव मी अ किस, सी यू लेटर, विच, आन्या, रोड टू नोवेयर, द इटर्नल एनिमी और आखिरी है मिडनाइट। अब ये जो एपिसोड्स है ना, इसके अंदर काफी सारे एपिसोड्स की जो कहानियां हैं वो क्रिस्टोफर पाइक की नॉवेल्स हैं। खैर, बात करते हैं मेन कैरेक्टर और प्लॉट के बारे में। तो सीरीज की शुरुआत होती है सैक्रामेंटो 1994 में, जहां पर हमारी मुलाकात 17 साल की एक ब्राइट स्टूडेंट इलोनका से होती है। उसके फॉस्टर डैड टिम उसका ख्याल रखते हैं और उसकी फॉस्टर मॉम मैगी की डेथ काफी पहले हो गई थी। असल में उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था, तो इन्होंने ही इलोनका को संभाला था। इलोनका काफी इंटेलिजेंट भी है क्योंकि 900 बच्चों में उसकी सेकंड पोजीशन आई थी, ताकि वो अच्छी जगह पर पढ़ाई कर पाए। और उसके सपने काफी बड़े थे, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले थे। रीजन ये था कि एक पार्टी के दौरान उसके मुंह से खून आने लगता है। अब बाथरूम में जाने पर उसको अचानक से एक बूढ़े पर्सन का भूत दिखता है, एक ओल्ड हाउस दिखता है और तभी वो बेहोश हो जाती है। और इन चीजों का सिग्निफिकेंस हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। खैर, आँख खुलने के बाद में उसके सारे सपने टूट जाते हैं क्योंकि उसको थायराइड कैंसर होता है। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, शायद मैक्सिमम 2 साल। उसको अपने खूबसूरत बालों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिनसे इलोनका को बहुत प्यार था, which was really heartbreaking। खैर, इलोनका 18th बर्थडे तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर्स एक और बैड न्यूज देते हैं कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगी क्योंकि ट्रीटमेंट का असर ही नहीं हो रहा था। अब ये चीज इलोनका सुन लेती है और उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन वो एक फाइटर थी और वो इस चीज के बारे में रिसर्च करने लगती है। अब तभी शॉकिंगली उसको ब्राइट क्लिफ नाम की एक जगह का पता चलता है, जो कि एक हॉस्पिस था। और ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मरने वाले पेशेंट्स की केयर की जाती है। लेकिन शॉकिंग ये नहीं था, बल्कि ये था कि यही वो ओल्ड मेंशन था उसने जो बाथरूम में देखा था। बट इससे भी बड़ी उम्मीद की किरण ये थी कि वहीं पर एक लड़की के बारे में आर्टिकल था, जो की थी जूलिया जीन। और ये इस हॉस्पिस से 1969 के आसपास ठीक होकर निकली थी और उसको भी सेमी थायराइड कैंसर था, जिससे इलोनका के मन में एक उम्मीद जाग जाती है। अब वो निकल जाती है ब्राइट क्लिफ की तरफ और उसको वहाँ पर जगह भी मिल जाती है। वहाँ पर पहुंचते ही इलोनका को एहसास होता है जैसे वो सब कुछ जानती है, और यही उसने अपने विजन में देखा था। उसको ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ से जुड़ी हुई है और उसको डेजा वू जैसा महसूस होता है। वहाँ पर अब मुलाकात होती है इलोनका की 7 और बच्चों से, जो कि सभी कैंसर या फिर इसी तरह की जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे थे। इन सभी के नाम होते हैं केविन, जिसको इलोनका पसंद करती है, स्पेंस जो कि एक गे है जिसके माँ बाप ने उसको घर से ही निकाल दिया था क्योंकि वो इस चीज को एक सिन मानते हैं और वो टिपिकल क्रिश्चियंस थे। बेसिकली उनको आसपास के लोगों ने और चर्च के लोगों ने भड़काया था कि ये सारी चीजें सिन होती है, जिसके बाद में उन्होंने अपने बेटे को ही घर से बाहर कर दिया, जबकि वो जानते थे कि वो मरने वाला है। नात्सुकी होती है जिसको ओवेरियन कैंसर था और उसका लव इंटरेस्ट होता है अमीश, जिसको भी यहाँ कैंसर होता है। शहरी जो कि काफी अमीर परिवार से है और सैंड्रा जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिश्चियन रिलीजियस है। शहरी यहाँ पर अलग अलग तरह की कहानियां बनाती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो एक अमीर परिवार से ही थी। यानी कि उसकी जो पेरेंट्स की जान पहचान थी ना, वो मूवी स्टार से और बड़े बड़े लोगों से थी। और वो इलोनका के लिए एक बहुत बढ़िया विग भी मंगवाती है, जिससे वहाँ पर उसको वापस अपने बाल मिल जाते हैं और वो काफी खुश भी होती है। उसके बाद में उसकी मुलाकात होती है आन्या से, जो कि सबसे बोल्ड लड़की है और इस इंस्टीट्यूट को चलाने वाली डॉक्टर जॉर्जिना स्टैंटन की फेवरेट भी है। जी हाँ, इस हॉस्पिस की ओनर है डॉक्टर जॉर्जिना स्टैंटन। उन्होंने 1966 यानी कि 1966 में इसको खरीदा था और हर जगह ऐसी इंफॉर्मेशन ये थी कि इसे 1901 में बनाया गया था, यानी कि इस पूरे मेंशन को। मार्क यहाँ का केयर टेकर होता है और इन सभी के लिए नर्सिंग का भी काम किया करता था। ये भी एक गे पर्सन है जो कि स्पेंस को सपोर्ट देता है। खैर, सभी बच्चों को उन्हीं के हिसाब से यहाँ खाना मिलता था और सब यहाँ पर फ्रीली रहा करते थे। कोई किसी की कमी को जज नहीं किया करता था। और इलोनका यहाँ पर आन्या की रूममेट बन जाती है और पहले ही दिन उसको बेड के नीचे एक सैटानिक सिंबल बना हुआ मिलता है या फिर कुछ ऐसा ही, जो कि काफी वियर्ड था। और यहाँ पर आन्या अपनी पहली रूममेट रेचल के बारे में बताती है, जो कि इन सब चीजों में बिलीव किया करती थी कि वो इनसे ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब होता यह है कि इलोनका एक रात डिस्कवर करती है कि सभी बच्चे कहीं पर जा रहे हैं, जो कि थी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर हम देखते हैं कि इन सभी बच्चों का एक क्लब है जिसका नाम है द मिडनाइट क्लब, और इसी के नाम पे ये सीरीज भी पड़ी है, जो
कि मुझे आर यू एफ्रेड ऑफ द डार्क की याद दिलाता है। यहाँ पर कई सारे बच्चे बॉनफायर के सामने एक दूसरे को कहानी सुनाते थे और यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि ये सभी बच्चे एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते हैं, वाइन पीते हैं, एंजॉय करते हैं और इलॉन का भी यहाँ की एक मेंबर बन जाती है एक कहानी सुनाने के बाद में। एंड ट्रस्ट मी, शी वॉज वेरी गुड विद द स्टोरीज। अब इलॉन का यहाँ की एक्स पेशेंट जूलिया जिनसे काफी ऑब्सेस्ड हो रखी थी, एज वो यहाँ से ठीक होकर वापस गई थी तो वो डॉक्टर जॉर्जिना से पूछती है कि उसका क्या हुआ, जिस पर डॉक्टर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि उसको उतना याद नहीं है और शायद से उसका डायग्नोसिस गलत हुआ था। जिसके बाद में वो केविन की हेल्प से डॉक्टर के कमरे में जाती है और जूलिया की फाइल को चुरा लेती है जहाँ उसके अंदर उसने एक पेंटिंग या फिर स्केच बनाया हुआ था जहाँ पर एक पेड़ था जिसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ था जो कि एक आवर ग्लास होता है और वहाँ पर एक डेट या फिर लोकेशन टाइप की चीज भी मेंशन थी जिसको वो समझ नहीं पाती। मीनवाइल इलॉनका ने ब्राइट क्लिफ की ढेर सारी स्टोरीज पढ़ी हुई थी कि यहाँ पर जादू है। वो जंगलों में जाकर स्प्रिंग वाटर भरने लगती है कि तभी उसकी मुलाकात शास्ता नाम की एक लेडी से होती है जिसका संस्कृत में मतलब टीचर होता है और ये लेडी काफी मिस्टीरियस होती है जो कि इलॉनका को ब्राइट गर्ल बुलाती है और इस चीज को याद रखना, इसका सिग्निफिकेंस अभी आने वाला है। इलॉनका को वही स्ट्रेंज सिंबल यहाँ पर मिलता है एक पेड़ के ऊपर जो कि वही आवर ग्लास था जिसको पैरागन के कल्ट का सिंबल बताया गया था क्योंकि यहाँ पर पहले पैरागन्स थे जो कि कल्ट चला रहे थे। लेकिन शास्ता ये बताती है कि ये साइन असल में आवर ग्लास है जो कि हवा और धरती को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एज अबव सो बिलो। तो इसको पलट की डेथ को लाइफ में बदला जा सकता है। जी हाँ, उसका कहना था कि ब्राइट क्लिफ के अंदर एनर्जी है और जादू है। जिसके बाद इस साइन को लेकर इलॉनका काफी क्यूरियस हो जाती है। शास्ता उसको डेसिमल नंबर्स के बारे में और लाइब्रेरी के बारे में बताती है जहाँ पर एक किताब है और उससे उसको हेल्प मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से ढेर सारे एपिसोड्स हैं जो कि हर एक कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ बयान करते हैं। अब मैं इन चीजों की डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा इन स्टोरीज के जरिए इन सब की फीलिंग्स में आपको बता देता हूँ कि ये कैरेक्टर्स है कैसे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारी बेड टाइम स्टोरीज है, नॉर्मल सी जंप स्केयर्स वगैरह हैं जो कि काफी नॉर्मल से हैं। लाइक मुझे पर्सनली डर फील नहीं हुआ, या तो मैं इतनी सीरीज और मूवी देख चुका हूँ कि मेरा डर ही खत्म हो चुका है। और हाँ, एक चीज और कि जो एपिसोड 1 है ना, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर 21 जंप स्केयर्स हैं और ये किसी भी सीरीज की सिंगल एपिसोड में आज तक के सबसे ज्यादा जंप स्केयर्स हैं। चलो एटलीस्ट इस सीरीज ने कुछ तो अच्छा किया। एनीवेज, अब एक स्टोरी आन्या से रिलेटेड है जहाँ पर उसके अंदर की 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज दिखाई गई है जिसके चलते उसको उसके बेस्ट फ्रेंड रेड से दूर होना पड़ता है। उसको बैले काफी पसंद था और रेड से लड़ाई के टाइम पर उसने उसकी फेवरेट बैले डॉल का पैर तोड़ दिया था जो कि आन्या के पास ही थी। नात्सुकी के बारे में बात करें तो वो सुसाइड करना चाहती थी एक कार के अंदर ही बंद होकर, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचाया। लेकिन उसी टाइम पर उसको इस कैंसर का भी पता चल गया और इस कहानी को वो सिर्फ अमीश को सुनाती है। वो चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। स्पेंस की कहानी है उसके गे होने की कि कैसे उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था वो जैसा था, लेकिन अल्टीमेटली वो समझ जाता है कि वो परफेक्ट है और उसकी फैमिली भी इस बात को समझ जाती है। और इसी तरह की कुछ कहानियां बाकी कैरेक्टर्स की भी हैं जो कि उनके मन में छुपी हुई चीजों के बारे में बताता है, जो कि अल्टीमेटली सिग्निफाई करता है कि कैंसर पेशेंट्स या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी कैसे इंसान को अंदर से तोड़ देती है और समाज उसको अलग नजरों से देखने लगता है। और यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी के बारे में भी कमेंट किया गया है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सीरीज के अंदर हर एक कैरेक्टर को टाइम दिया गया है और सबकी मुसीबतें और कहानियां एक जैसी ही हैं। आई मीन यहाँ पर कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए और नॉवेल्स की कहानियां दिखाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लिया गया है कि सीरीज 10 एपिसोड की बन गई है। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इलॉनका शास्ता से काफी इंस्पायर थी एज वो इस जगह के बारे में काफी जानती थी जो कि काफी अजीब था और वो यहाँ से ही बहुत सारी जड़ी बूटियां चुरा कर अपनी कंपनी भी चला रही थी। उसका ये मानना था कि वो सबको नेचर के जरिए ठीक कर देगी, लेकिन स्पेसिफिकली वो ब्राइट क्लिफ की तरफ काफी अट्रैक्टिव थी। बट इलॉनका यहाँ काफी समझदार थी जिसके बावजूद भी वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देती। अब ब्राइट क्लिफ के अंदर होता यह है कि इलॉनका बार बार एक अलग ही टाइम में पहुंच जाया करती थी जहाँ पर उसको वही ओल्ड पर्सन और एक बुरी औरत मिलती है जो कि उसको हमेशा एक ही बात कहती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बुरा पर्सन बोलता है माय डार्लिंग एंड देन सडनली वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इनफैक्ट केविन को भी सेम चीज दिखती थी लेकिन वो उनको छुपाता है, लेकिन एन में मान जाता है कि उसको भी ये दोनों बुरा बुरी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात की इन दोनों को ये दिख रहे थे, बाकी मेंबर्स को ये नहीं दिखते थे। एंड आई एम श्योर कि इसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। खैर अब कहानी के अंदर जान तब आती है जब आन्ने की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसको एक काली परछाई दिखने लगती है व्हिच वाज डेथ। तो इलॉनका को शास्ता की बताई हुई डेसिमल नंबर से रिलेटेड लाइब्रेरी में
किताब याद आती है, जो कि वही पैरागन साइन वाली किताब थी जिसके अंदर एक रिचुअल का जिक्र था जो कि जूलिया जेन ने किया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। अब ये लोग भी सेम रिचुअल करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे? तो इनको बेसमेंट से नीचे भी एक जगह मिल जाती है जो कि लिफ्ट के बटन बी और आवर ग्लास वाले सिंबल को साथ में दबाने से मिलती थी। अब इस सिंबल का यहाँ पर होना, जिसका सिंपल से रीजन ये है कि यहाँ पर रिचुअल जरूर हुए थे, और ये बात बिल्कुल सच है। अब वहाँ पर जाकर इनको एक और किताब मिलती है जो कि जूलिया जेन की थी, और उसी ने मिडनाइट क्लब को शुरू किया था, जिसके अंदर कुछ पेजेस के बाद में खून के निशान थे, यानी कि यहाँ पर रिचुअल्स ब्लड सैक्रिफाइस से हुआ था। अब इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि ऐसी ही एक ग्रीस माइथोलॉजी की 5 बहनें हैं जो कि मिलकर बीमारियां ठीक कर सकती हैं। उनको खुश किया तो सब कुछ सही हो जाएगा, बस यही है। और यहाँ पे ये रिचुअल शुरू करने से पहले इलॉनका को क्लियरली गाउन से लिखा हुआ मिलता है कि डोंट, यानी कि मत करो, लेकिन वो नहीं मानती। रिचुअल किया जाता है और वो फेल हो जाता है और आनिया मारी जाती है और उसका कैंसर ठीक नहीं होता, यानी कि रिचुअल फेल हो गया था। ये बात डॉक्टर स्टैंडन को भी पता चल जाती है और वो इलॉनका से बहुत गुस्सा हो जाती है। इनफैक्ट उनको मिडनाइट क्लब के बारे में भी पहले से पता था, जिसको जूलिया जेन ने शुरू किया था। वो कहती है कि यहाँ लाइब्रेरी में लकड़ियाँ बही रखवाया करती थी, ऐसा उनको बच्चों की आजादी छीनना पसंद नहीं था। नर्सेस सब जानती हैं, बट यहाँ पर उनको कोई भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उन्होंने आजादी का गलत फायदा उठाया है। लेकिन इलॉन का यहाँ पर बेवकूफ थी, उसको अभी भी समझ में नहीं आता और शास्ता उसको भड़काने लगती है कि वो फिर से रिचुअल करेंगे, चोरी चुपके से अंदर जाएंगे। और सबसे शॉकिंग चीज अब रिवील होती है कि असल में शास्ता ही जूलिया जेन है। जी हाँ, और वो यही ब्राइट क्लिफ के आसपास इसलिए ही रह रही थी। अब जूलिया जेन की कहानी हमको पता चलती है कि वो कैसे ठीक हुई थी या फिर असल में हुआ क्या था। तो जैसे इलॉनका को ये किताब मिली थी ना, ऐसे ही जूलिया को 1969 के टाइम पर ये किताब मिली थी, जो कि अथीना नाम की एक लड़की की थी। अब आप ये सोचेंगे कि है अथीना कहाँ से आ गई और ये कैरेक्टर कौन है? तो ये एक और सब प्लॉट यहाँ पर है। तो भाई देखो, ये जो कल्ट है ना, उसको शुरू किया था 1931 में अथीना की माँ रेजिना बेलर गिलवारा, जो कि खुद को उन ग्रीस की सिस्टर्स में से एक मानने लगी थी, जो कि सबकी बीमारियां ठीक करती हैं। अब इस रिचुअल के अंदर 5 लड़कियां चाहिए होती है, जो कि 5 सिस्टर्स ऑफ ग्रीस माइथोलॉजी हैं, और उनका ही ये मानना है कि ये आवर ग्लास सिंबल एयर एंड अर्थ का है, जिसको पलट के डेथ को लाइफ में बदल सकते हैं। और सेम चीज जूलिया ने भी कही थी, यानी कि वो भी इसका पार्ट है या फिर कुछ और। कर ऐसे ही एक रिचुअल के समय हुआ ये था कि ब्लड सैक्रिफाइसेस रेजिना ने शुरू कर दिए थे, लेकिन हुआ ये था कि यहाँ की मेंबर्स की मौत हो गई थी। लेकिन अथीना ने वहाँ से बाकी सभी बच्चियों को बचाकर वहाँ से भगा दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ऐसे उसको पता चल गया था कि उसकी माँ पागल हो गई है। उसका बिल्कुल इस चीज में विश्वास नहीं था, या फिर ये कहे कि मौत देखकर उसका विश्वास टूट गया था। अब जब पुलिस उसी सीक्रेट जगह पे आती है जहाँ पर इलॉनका ने रिचुअल किया था, तो रेजिना वहाँ पर बिना बालों के बैठी थी, यानी कि पहले उसके बाल थे लेकिन उसके बाल गायब हो चुके थे। वो दुखी होने का नाटक करते हुए अंदर से खुश थी, क्योंकि उसकी लंबी उम्र वाला रिचुअल शायद सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन उसने पुलिस को ये कहा कि टी के अंदर गलत चीज मिल रही थी, जिससे कि ऐसा हुआ है, और उसको मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर भेज दिया गया, जहाँ पर वो काफी समय बिताने के बाद में ठीक हो गई थी और एक घर में रहने आ गई, जिसको जूलिया जेन ने ढूंढ लिया था। जी हाँ, और शायद से वो नंबर्स इसी की लोकेशन के थे। I mean, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक तो ऐसा ही लगता है। और इसलिए ही जूलिया 1969 में एक हफ्ते के लिए हॉस्पिस से गायब हो गई थी, और उसने उस एक हफ्ते के अंदर रेजिना से सब कुछ सीखा, और रेजिना भी जूलिया को देखकर उसे ब्राइट गर्ल ही बोलती है, जैसा सेम जूलिया या फिर शास्ता ने इलॉनका से कहा था। और उसके बाद में उसने उल्टी सीधी कहानियां बना दी थी अबाउट हर डिसअपीयरेंस। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो वापस आई थी तो वहां पर उसने कुछ लोगों की डेथ डेट को प्रेडिक्ट किया था, और सेम उन्हीं डेट्स पर उनकी मौत हुई थी। तो यहाँ पर ना कंफ्यूजन चलती रहती है कि ये रिचुअल काम करता भी है या फिर नहीं करता। लेकिन एक चीज तो है कि ब्राइट क्लिफ के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब शायद से हो सकता है कि जूलिया ने भी उस रिचुअल को किया हो और मे बी वो ठीक हो गई थी। खैर, प्रेजेंट टाइम में रेजिना जिंदा है या फिर नहीं, ये हमको नहीं पता चलता, क्योंकि फिलहाल जूलिया जेन ही इसी पैरागन कल्ट की लीडर है, जिसने इलॉनका को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया है। खैर, अब जूलिया अपने साथ 3 और लड़कियों को लेकर हॉस्पिस के अंदर एंटर करती है, रिचुअल करती है, क्योंकि यहाँ पर 5 बहनें चाहिए होती हैं, और 5 बहनें यहाँ पर हो गई थी। लेकिन होता यह है कि वहाँ पर नीचे आ जाती है डॉक्टर स्टैंटन, और इलॉनका को वो टी पीने से रोक देती है, जिसके अंदर जहर था, जो कि उसने सभी को पीने के लिए दिया था। और हम समझ पाते हैं कि जूलिया फिर से बीमार है और उसको फिर से रिचुअल करना है। I mean, ऐसा उसका खुद का मानना था। इलॉनका का तो वो बस इस्तेमाल कर रही थी। खैर, जूलिया तो वहाँ से भाग जाती है, जिसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा भयानक हो गए थे। जूलिया ने इस हॉस्पिस के अंदर काफी बार आने की कोशिश करी है, और उसने उसको 3 बार
गिरफ्तार भी करवाया है। उनका कहना था कि उनका बेटा जूलियन भी मारा गया था और मौत एक सच्चाई है, वो सबको आनी है, इन रिचुअल से कुछ भी नहीं होता। और बात रही जूलिया के ठीक होने की और उनकी फ्रेंड सैंड्रा के ठीक होने की, तो वो रिचुअल से नहीं बल्कि डायग्नोसिस ही गलत हुआ होगा और यही रीजन है कि ये रिचुअल वगैरह काम नहीं करते। जी हाँ, आनिया वाले रिचुअल के बाद सैंड्रा ठीक हो गई थी, लेकिन वो रिचुअल का असर नहीं था बल्कि उसका डायग्नोसिस ही गलत हुआ था और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट्स रिचुअल से एक हफ्ते पहले ही आ गई थी, यानी कि ये रिचुअल काम नहीं करता। एटलीस्ट इलोनका के केस में तो ये काम नहीं किया था। अब इलोनका भी फाइनली समझ जाती है कि हाँ, रिचुअल बकवास है और जूलिया बेवकूफ है। ओरिजिनली वो किताब अथीना की थी, यानी कि रेजिना की बेटी की, जो कि जूलिया को मिली और फिर इलोनका को। असल में उसका रियल नेम अथीना नहीं था, बस ग्रीस माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर उसकी माँ ने रख दिया होगा। अब सैंड्रा अपने घर चली जाती है और आनिया की मौत हो गई थी। 6 ही मेंबर्स बचे थे इस मिडनाइट क्लब के, जहाँ पर केविन अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके इलोनका से अपना प्यार कन्फेस करता है। लेकिन एक चीज होती है एंड होने से पहले। असल में आनिया का दोस्त जो होता है रेड वहाँ पर आ जाता है आनिया की चीजों को लेने के लिए, तो उसको आनिया की बैलरीना वाली डॉल दिखाई देती है और वो और इलोनका शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसका जो टूटा हुआ पैर था वो बिल्कुल नया हो गया था। यानी कि आनिया ने मरने के बाद में साइन दिया था, जैसा वो हमेशा से कहा करती थी कि अगर मरने के बाद में कुछ दुनिया है और वो यहाँ पर कोई साइन दे सकती है तो उसका वो एक बड़ा सा सिग्नल देगी कि हाँ, सब कुछ ठीक है। और ये बात वो मिडनाइट क्लब के मेंबर्स को ही बताती है, जिसको सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ वो और केविन उन बूढ़े गोस्ट के बारे में भी उनको बताते हैं, लेकिन बाकी के मेंबर्स ये कहते हैं कि उनको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि इलॉन का और केविन का ब्राइड क्लिप से कुछ ना कुछ लेना देना है। और अब एपिसोड 10 के एंड में सबसे शॉकिंग बातें रिवील होती है। हमको एक पैन शॉट दिखाया जाता है एक न्यूज़पेपर कटिंग का, जो कि वहीं पर लगा हुआ था, जहां पर हम इस घर के ओरिजिनल ओनर्स को देखते हैं, जो कि थे स्टैनले ऑस्कर फ्रीलैंड और उनकी वाइफ वीरा फ्रीलैंड। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये एस्टेट जो था वो 1898 में कंप्लीट हो गया था। लेकिन शॉकिंग क्यों है? तो इसका मतलब ये था कि इलोनका और जूलिया सबकी रिसर्च गलत थी कि ये जगह 1901 में बनाई गई थी, यानी कि इस जगह की जड़ें बहुत ज्यादा पुरानी हैं। जितना ये लोग सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा गहरी हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि इलोनका को जो बूढ़े लोग दिखते थे वो कोई और नहीं बल्कि वेरा और स्टैनले के ही गोस्ट होते हैं। फिर जिसके बाद में एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि डॉक्टर स्टैंटन जो है वो एक विग पहनती हैं और उनके नेक के पीछे सेम पैरागन कर्व का आवर ग्लास साइन बना हुआ था, मतलब कि वो भी इसका पार्ट रह चुकी है। और मेरी हिसाब से, मेरी थ्योरी के हिसाब से, वो कोई और नहीं है बल्कि अथीना ही है, जो कि रेजिना की बेटी है, जो कि बाकी सभी बच्चों को इस अजीब से सैक्रिफाइस से बचाती आ रही थी। शी नोज कि ये काम नहीं करता, या फिर वो चुपके से सबकी डेड बॉडीज का सैक्रिफाइस देती होंगी इन 5 बहनों को और इस घर के ओल्ड ओनर्स को, ताकि वो खुद लंबी उम्र जी पाए। अदरवाइज उनको सब कुछ पता था कि नीचे रिचुअल प्लेस है, जूलिया वहाँ पर आना चाहती है, उसने कई बार घर में ब्रेक इन भी किया है, उसको सब कुछ तबाह कर देना चाहिए था। अदरवाइज सब पता होते हुए भी वो क्यों यहाँ पर इनको रखना चाहेगी? और यहाँ पर बच्चों के और पेशेंट्स के मरने के बाद में डेड बॉडीज का क्या होता है किसी को नहीं पता है। बट आई पर्सनली बिलीव कि वो यहाँ पर रहकर बाहरी किसी चीज को अंदर आने नहीं देना चाहती होंगी, ताकि इन रिचुअल्स का कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए और वहाँ पर किसी की बलि न चढ़े। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है ना, ये बिल्कुल एनाबेल मूवी जैसी है। जैसे एनाबेल मूवी को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन पार्ट 2 आने के बाद में पार्ट 1 ने बहुत सेंस बनाया था, जिसके बाद लोगों ने पार्ट 1 से बहुत अच्छे से रिलेट किया था। तो इसके सीजन 2 में हमको काफी सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए, एज माइक फ्लैनेगन ने इसको सीजन 3 तक ले जाना चाहा है। लेकिन इस सीरीज का रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आया है। लाइक एज अ स्टैंड अलोन सीरीज अगर हम देखेंगे तो ये माइक फ्लैनेगन का सबसे वीक वर्क है मेरे हिसाब से। जैसे कि मिडनाइट मास भी उतना अच्छा नहीं था जितना उसका हाइप हुआ था। मुझे हिल हाउस वाली जो सीरीज थी ना, वो सबसे बढ़िया लगी थी। अब माइक के काम का जो लेवल है या तो डाउन हो गया है या फिर पता नहीं क्या हुआ है। बाकी आप लोग बताना कि आपके पर्सनल ओपिनियंस क्या है। लाइक 10 घंटे आपके वेस्ट हुए या फिर आपको मजा आया? और कमेंट जरूर करना, आपकी राय मैं जानना चाहूंगा और सभी को रिप्लाई भी करूंगा। अब इस सीरीज के अंदर ना कैंसर, जानलेवा बीमारियां, LGBTQ कम्युनिटी और भी बहुत सारी चीजों को दिखाया गया है, जो कि
काफी अच्छा है, आई मीन सवाल उठाए गए हैं, और विजुअली ये सीरीज काफी अच्छी है, म्यूजिक एंड ऑल भी काफी अच्छा है, लेकिन हॉरर कहाँ है? लाइक टैग्स हॉरर मिस्ट्री का है, तो हॉरर कहाँ पे है मुझे ये समझ नहीं आया। अब अगर सीजन 2 में अच्छा कॉन्सेप्ट और ट्विस्ट नहीं आया ना तो मेरा तो दिमाग ही घूम जाएगा, मतलब ये मेरे 10 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। 10 घंटे के अंदर कम से कम मैं 5 बढ़िया मूवी देख सकता था और 5 अलग अलग एक्सप्लेनेशन ला सकता था, और वैसी बात है रेवेन्यू भी ज्यादा बनता। लेकिन यहाँ पर देखो पैसा भी उतना अच्छा नहीं बनेगा और ना ही यहाँ पर देखने में इतना मजा आया इस सीरीज को। और हाँ, एक चीज और है कि नात्सुकी ने एक बात बताई थी कि जो ओल्ड गोस्ट है ना वो एज ईटिंग डीमंस हो सकते हैं जो कि लोगों की एज खाते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है। अभी तक सीरीज में ये ठीक से साबित नहीं हुआ है कि क्या वाकई में ये रिचुअल काम करता है या फिर ये सब बकवास है। आई होप कि अगले सीजन में डाउट्स क्लियर हो जाए अगर वो आता है तो, क्योंकि माइक फ्लैनेगन के मन में तो ये है कि वो उसको सीजन 3 तक ले जाना चाहते हैं। अब सीरीज के अंदर इविल डेड और भी कई मूवी और सीरीज और म्यूजिक के रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स वगैरह है, तो आपको वो सब नोटिस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इविल डेड का पोस्टर और भी काफी सारे म्यूजिक वगैरह नोटिस किए थे। तो दोस्तों यही चीज अब मिडनाइट क्लब सीरीज की पूरी कहानी। अब आपको ये कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अब हो सकता है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें मिस कर दी होंगी, लेकिन वो इंटेंशनली मैंने किया है, क्योंकि मोटा मोटी तौर पर सीरीज के अंदर यही सब है। और अब आप उससे ये पूछेंगे कि 10 घंटे बैठकर ये सीरीज देखनी चाहिए या फिर नहीं, तो बिल्कुल ही मत देखना, बिल्कुल रहने दो, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा इसी एक्सप्लेनेशन से काम चला लो, क्योंकि सीरीज में बस यही सब है। लेकिन हाँ, अगर आपको विजुअली सीरीज को देखना है, म्यूजिक सुनना है और भी चीजें नोटिस करनी है तो जरूर आप इसको देख सकते हो। और बात करें मेरी पर्सनल रेटिंग के बारे में तो मैं सीरीज को 10 में से 5 स्टार देना चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।